So, first of all, good morning to all and welcome to this class of materials and metallurgy. Today we will discuss about bearing materials. That is bearing material. Everybody know about the bearing? क्या होता है bearing भाई? क्या आप लोग bearing के विषय में जानते हैं सभी? Hello. All you know about the bearing? Yes, sir. तो बीरिंग क्या होता है? जनरली बीरिंग आपका एक तरह से एक्सपोर्टिंग मेंबर है, स्पोर्टिंग और रिवॉल्विंग मेंबर है, जो जनरली आपका जो शाफ्ट्स होती हैं हमारी, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती हैं हमारी, जो हमारी शाफ्ट होती हैं जिसके द्वारा हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको स्मूथली रिवॉल्व करवाने के लिए हमारा यूज़ होता है आपका। ठीक है, जो बीरिंग मटेरियल होते हैं हमारे, बीरिंग होता है हमारा, वो आपका एक्सपोर्टिंग मेंबर है। और जो हमारी जो पावर ट्रांसमिटिंग शाफ्ट होती हैं, जो पावर को ट्रांसमिट करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको स्मूथली रिवॉल्व करवाने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो जो बीरिंग होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, क्या किस मटेरियल से वो बने हुए हैं, उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीन से आपके जो बीरिंग मटेरियल हैं वो कौन कौन से हैं, और जो हमारे बीरिंग्स हैं जो हमारे एक तरह से बनाए जाते हैं, किन किन मटेरियल से वो बनाए जाते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज योर बीरिंग। बीरिंग सपोर्ट मूविंग पार्ट्स सच एज शाफ्ट, स्पिंडल्स ऑफ ए मशीन और मैकेनिज्म। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो बीरिंग हमारा एक्सपोर्टिंग मेंबर है, जो जनरली आपकी जो शाफ्ट होती हैं, पावर ट्रांसमिटिंग शाफ्ट एंड स्पिंडल होते हैं, जो हमारे मशीन के स्पिंडल होते हैं या कोई भी डिवाइस है उसका जो स्पिंडल है, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, किसी मशीन का भी हो सकता है या किसी मैकेनिज्म का भी हो सकता है। तो बीरिंग को यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। रोलिंग कंटैक्ट बीरिंग्स हैं आपके, प्लेन बीरिंग है। फर्स्ट वन आपका रोलिंग कंटैक्ट बीरिंग्स हैं और सेकंड है हमारा प्लेन बीरिंग्स। तो दो पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, रोलिंग कंटैक्ट बीरिंग्स में और आपका प्लेन बीरिंग्स के अंदर। जो रोलिंग कंटैक्ट बीरिंग होते हैं हमारे, ऑलमोस्ट इन्वेरेबली मेड ऑफ स्टील एंड कैन बी हार्डन्ड आफ्टर मशीनिंग। तो जो रोलिंग कंटैक्ट बीरिंग होते हैं, उनके लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो आपका स्टील होता है भाई। ठीक है, स्टील के वो बने होते हैं। तो जो रोलिंग कंटैक्ट बीरिंग का जो मटेरियल है वो स्टील है। तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं जनरली, बोथ द प्लेन कार्बन एंड एलोय, निकल, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम स्टील आर एम्प्लॉयड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रोलिंग कंडक्ट बीरिंग है वो आपके हैं एक तरह से स्टील से बने होते हैं और उनको हार्डन किया जाता है आपका, और उनके अंदर कुछ एलोइंग एलिमेंट भी ऐड किए जाते हैं, जैसे निकल है, क्रोमियम है और मोलिब्डेनम है। ठीक है, ये आपका रहता है इस तरह से रोलिंग कंडक्ट बीरिंग की केस में। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए हमारी बीरिंग मटेरियल की? जो बीरिंग मटेरियल है वो क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, वो हम देख लेंगे यहाँ पे। ए बीरिंग मटेरियल शुड बी पोजेस लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो बीरिंग मटेरियल है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, जो एक तरह से बीरिंग मटेरियल है आपका, उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका लो होना चाहिए भाई। ठीक है, ए बीरिंग मटेरियल शुड पोजेस लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो लो होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है हमारा प्रोवाइड हार्ड वी रेजिस्टेंस सरफेस विद ए टफ कोर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मीन्स है कि आपका जो जब वो कंटेक्ट में आता है, आपका जो स्पोर्टिंग मेंबर, एज ए स्पोर्टिंग मेंबर वो वर्क करता है, किसी शाफ्ट के साथ वो कंटेक्ट में आता है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखें। दूसरा हमारे पास प्रोवाइड हार्ड वीर रेजिस्टेंस विद ए टफ कोर। जो उसका वीरिंग प्रॉपर्टी है वो भी आपकी उसकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, हार्ड भी होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका हाई होना चाहिए। फटीग स्ट्रेंथ, फटीग का मीन्स है कि रिपीटेड जो फ्लक्चुएशन उसके अंदर आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी उसको सस्टेनेबल रहना चाहिए। जो उसकी फटीग की प्रॉपर्टी है वो भी आपकी हाई होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा बी एबल टू बियर शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। वो आपका जो मटेरियल है वो एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर भी रहना चाहिए, और वाइब्रेशन के प्रति भी वो आपका वाइब्रेशन को भी वो इजीली एब्जॉर्व कर पाए। ठीक है, तो जज हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू डिसिपेट हीट जनरेटेड ड्यू टू
फ्रिक्शन बिटवीन द बीरिंग एंड द रोटेटिंग शाफ्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ के कि पोजेज हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, जिससे वो जो हीट वहाँ पे जनरेट होगी रिवॉल्विंग मेंबर और स्पोर्टिंग मेंबर के बीच, जो हीट वहाँ पे जनरेट होगी बिटवीन योर स्पोर्टिंग मेंबर एंड योर रिवॉल्विंग मेंबर, तो वो आपकी वहाँ पे इजीली डिसिपेट यहाँ पे हो जानी चाहिए। ठीक है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी डिसिपेट हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बीरिंग एंड द रोटेटिंग शाफ्ट। तो ये आपका इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहनी चाहिए। कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई हैं। possess adequate plasticity under bearing load, possess adequate strength at high temperatures, it can be easily fabricated, possess resistance to corrosion, corrosion को भी resistance इसका होना चाहिए मटेरियल का, wear इसके अंदर आपका रहना नहीं चाहिए, आपका wearing प्रॉपर्टी इसकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका है कंटिन्यूस फिल्म ऑफ ऑयल बिटवीन द शाफ्ट एंड बीरिंग, और जो एक तरह से लुब्रिकेशन जो हमारा है वहाँ पे प्रॉपरली आपका मेंटेन रहना चाहिए बिटवीन योर शाफ्ट एंड योर बीरिंग, जिससे वो स्मूथली आपका वर्क करता रहे। टाइप्स ऑफ बीरिंग मटेरियल, कौन कौन से बीरिंग मटेरियल हैं जो मेनली हम यहाँ पे यूज करते हैं बीरिंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सबको समझ आ रहा है ना भाई मेरी आवाज? हेलो हेलो। यस सर। तो यहाँ पे जो बीरिंग मटेरियल हैं आपके वो कौन कौन से हैं जो जनरली हम यूज करते हैं बीरिंग्स को बनाने के लिए। पहला जो सबसे मोस्टली यूज जो मेटल है हमारा मटेरियल है हमारा, दैट इज लीड और टीन बेस्ड एलोय। लीड और टीन को मिक्स करके हमने एक एलोय बनाया हुआ है जिसका नाम है बेबिट मेटल। ठीक है, लीड और टीन को मिला के एक एलोय हमने बनाया है जिसका नाम है बेबिट मेटल्स, दैट इज द एलोय ऑफ लीड एंड टीन। तो आप जो सबसे कॉमनली अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द कॉमन मटेरियल यूज फॉर द बीरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बीरिंग, जिससे हमारा बीरिंग बनाया जाता है, तो वो आपका बेबिट मेटल है भाई। जो आपके 90% जो बीरिंग बनते हैं, 80% जो बीरिंग बनते हैं वो आपके बेबिट मेटल से ही बनते हैं। तो ये बेबिट मेटल है जो आपका, ये लीड और टीन का एक एलोय है, लीड और टीन बेस्ड एलोय है जिसको हम बेबिट मेटल के नाम से जानते हैं। सेकंड है हमारा कैडमियम बेस्ड एलोयज। कैडमियम भी आपका एक अच्छा मटेरियल है जो बीरिंग्स के लिए यूज होता है सेकंड टाइम पे, दैट इज कैडमियम बेस्ड एलोयज। तो कैडमियम के बेस एलोय यहाँ पे हैं जो बीरिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। एल्यूमिनियम भी यूज होता है, एल्यूमिनियम बेस्ड जो एलोय होते हैं हमारे, एल्यूमिनियम के एलोय है जैसे मोनल मेटल है आपका, ठीक है, मुंटज मेटल है, ठीक है, इस तरह के जो एलोय है हमारे वो भी आपके जनरली यूज होते हैं बीरिंग मटेरियल्स के लिए। कॉपर बेस्ड एलोय है हमारे, कॉपर बेस्ड हैं जैसे आपके ब्रास के भी बनते हैं बीरिंग आपके, ठीक है, जनरली ब्रॉन्ज से भी बीरिंग बनाए जाते हैं। तो इस तरह से कॉपर बेस्ड एलोय से भी हम बीरिंग बना सकते हैं। एक हमारा सिल्वर बेस्ड एलोय होते हैं, सिल्वर जो हमारा है कॉमनली यूज होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, तो सिल्वर बेस्ड एलोय से भी हम बीरिंग बना सकते हैं। तो ये वो बीरिंग होते हैं जो जनरली प्रीशियस एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, जो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन होती हैं, जैसे हमारे जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं जिनके अंदर हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है जो मटेरियल की, वो काफ़ी लाइट वेट भी होनी चाहिए और काफ़ी वहाँ पे एफिशिएंट भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे इस तरह के एलिमेंट हम यूज़ करते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन जो जनरल पर्पज़ के लिए जो बीरिंग बनते हैं वो जनरली आपके एल्यूमिनियम और बेबिट मेटल से ही बनते हैं जनरली। ठीक है, नॉन मेटालिक बीरिंग भी होते हैं हमारे। नॉन मेटालिक का मीन्स है अदर देन जो हमारे ये एलिमेंट, नॉन मेटालिक का मीन्स है प्लास्टिक को भी हम बीरिंग में यूज़ कर लेते हैं, हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं जो हमारे, ठीक, और भी काफ़ी सारे मटेरियल हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम क्या क्या है। तो लीड एंड टीन बेस्ड एलोय है जो हमारे बेबिट मेटल, वो देख लेते हैं पहले। इसके अंदर आप देख सकते हैं लीड और टीन बेस्ड एलोय बेबिट मेटल्स, द हाई टीन एलोय विद मोर देन 80% टीन एंड लिटिल और नो लीड। तो टीन एलोय इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 80% टीन होता है इसके अंदर और बाकी आपका टीन होता है। हाई लीड एलोय 80% लीड एंड 12% टीन। तो यहाँ पे 80% तो इसके अंदर टीन होता है, आपका लीड होता है, और 12% इसके अंदर टीन होता है। एलोय विद इंटरमीडिएट परसेंटेज ऑफ टीन एंड लीड। आपका लीड जो पीबी से हम इसको डिनोट करते हैं, पीबी है जो हमारा, पीबी दैट इज लीड,
तो लीड बेस्ड अगर एलओए आपने बनाया है तो उसमें 75% आपका लीड होता है और बाकी 25% के अराउंड आपका उसमें जो है आपका टीन होता है। अगर टीन बेस्ड एलओए बना रहे हो तो उसमें आपका 88% आपका जनरली यहाँ पे आपका टीन रहेगा और 8% आपका यहाँ पे एसबी रहेगा और 4% आपका कॉपर रहेगा। ठीक है। और जो हमारा एसएन है वहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो कंपोजिशन यहाँ पे दिखाया हुआ इन्होंने आपका है दैट इज योर लीड बेस्ड एलओए के लिए। लीड बेस्ड एलओए के लिए हमारा है ये रहेगा आपका दैट इज जिसमें हमारा 75% आपका लीड है और 15% यहाँ पे एसबी, एसबी मीन्स एंटी मनी, और एसएन हमारा टीन 10% रहेगा। टीन बेस्ड एलओए में हमारा 88% आपका टीन रहेगा, 8% एंटी मनी रहेगा और 4% हमारा कॉपर रहेगा। तो इस तरह से हमारा बेबिट मेटल बनता है भाई। दो तरह से बनाया जाता है इसको, एक तो लीड बेस्ड एलओए से बनता है ये, और दूसरा हमारा टीन बेस्ड एलओए से बनता है। लीड बेस्ड एलओए से हम इसमें देखते हैं कि आपका 75% लीड है, 15% यहाँ पे एंटी मनी है, एंटी मनी को हम एसबी से नोट करते हैं, और जो हमारा 10% है वो आपका टीन है। ठीक है। और जो टीन बेस्ड एलओए है उसमें हमारा जो 88% आपका टीन रहेगा, 8% एंटी मनी और 4% हमारा कॉपर। नेक्स्ट है हमारा दैट इज यूर, तो लीड बेस एलओए जो हमारे सॉफ्टर भी होते हैं एंड ब्रिटल देन द टीन बेस एलओए। लीड बेस एलओए जो होते हैं हमारे सॉफ्टर होते हैं और ब्रिटल होते हैं एज कम्पेयर टू टीन बेस एलओए। लीड बेस एलओए आर चीपर देन टीन बेस एलओए। लीड बेस एलओए चीपर होते हैं टीन बेस एलओए के कंपेयर में। टीन बेस एलओए हैव लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू लीड बेस एलओए। जो टीन बेस एलओए होता है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो लो होता है एज कम्पेयर टू लीड बेस एलओए। लीड बेस एलओए आर सुटेबल फॉर लाइट एंड मीडियम लोड्स, whereas टीन बेस एलओए आर प्रेफर्ड फॉर हायर लोड्स एंड स्पीड्स। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अगर आपको हैवी लोड्स के अंदर बीरिंग यूज़ करना है, जहाँ पे शाफ्ट के अंदर काफ़ी सारा आप पावर वहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हो, जिसके अंदर से वहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप टीन बेस एलओए प्रेफर करोगे। टीन बेस एलओए यहाँ पे बनते हैं। टीन बेस एलओए प्रेफर्ड फॉर हायर लोड्स एंड स्पीड्स। लीड बेस एलओए आर सुटेबल फॉर लाइट एंड मीडियम लोड्स, whereas टीन बेस alloy find application in high speed engines, steam turbines. Lead based alloy are used in railroad freight cars. तो आप देख सकते हैं जो टीन बेस एलॉय के से बने जो बीरिंग होते हैं आपके, वो हाई स्पीड इंजन्स में भी एप्लीकेशन रखते हैं, आपके स्टीम टर्बाइंस में भी रखते हैं, और जो लीड बेस एलॉय हैं वो आपके रेल रोड फ्राइट कार्स में आपके यूज होते हैं। ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है भाई इसके अंदर, लीड बेस एलॉय के अंदर और टीन बेस एलॉय के अंदर? हेलो। नो सर। तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं भाई। बीरिंग कॉमनली बीरिंग जो मटेरियल हमारा वो बेविट मेटल है, उसके दो पार्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, लीड बेस एलॉय एंड योर टीन बेस एलॉय। तो यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे उन्होंने इसके यूजेस भी दिए हुए हैं, आप उसको इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। तो टीन बेस एलॉय हमारा दैट इज मोर प्रेफर्ड फॉर हाई लोड एप्लीकेशंस एज कम्पेयर टू लीड बेस एलॉय। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई। उसके बाद है हमारा टेम्परेचर, ये आपका है टीन बेस एलॉय के लिए 220 डिग्री सेल्सियस है, लीड बेस के लिए 240 डिग्री सेल्सियस। बोथ दीज एलॉय प्रोसेस गुड एबिलिटी एंड एम्बेडेड रट, गुड कंफर्ट कन्फर्मेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस भी दोनों का अच्छा है, सीजर रेजिस्टेंस भी अच्छा है टेम्परेचर के प्रति। नेक्स्ट है हमारा कैडमियम बेस एलॉय। कैडमियम बेस एलॉय में हमारा जो 97% आपका कैडमियम होता है और 2% आपका निकल होता है यहाँ, और कुछ हम परसेंटेज वहाँ पे एजी मीन सिल्वर, कॉपर और जिंक का भी हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखें। कैडमियम बेस एलॉय के अंदर हम क्या करते हैं, 97% यहाँ पे कैडमियम हम यूज़ करते हैं एंड 2% निकल यूज़ करते हैं, और आपका एजी यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ करते हैं, जेड एंड जिंक यूज़ करते हैं स्मॉल परसेंटेज में। ठीक है। इनका जो मैट्रिक्स होता है सॉफ्ट होता है वो आपका तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आपके, क्योंकि जो कैडमियम का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है आपका। ठीक है।
So these bearing alloy possess good greater compressive strength than tin bearing alloy. तो ये ज़्यादा पॉपुलर आपकी नहीं है भाई, क्योंकि ड्यू टू द हाई प्राइस ऑफ द कैडमियम। इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हाई फटिग स्ट्रेंथ है, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है, लो वियर, गुड सीजर रेजिस्टेंस है, फेयर एबिलिटी टू एम्बेडेड डर्ट है आपका, पुअर कोरोजन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपके यूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर एंड सम अदर एप्लीकेशंस। तो मैंने आपको बताया था जो ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल होते हैं वो जनरली आपके एयरक्राफ्ट वगैरह में जनरली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय। एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय में आप देख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन है जो उनका 91.5% एल्यूमिनियम है आपका 91.5% एल्यूमिनियम, 6% आपका टीन है। 91.5% एल्यूमिनियम है, 6% आपका यहाँ पे है दैट इज योर टीन, 1% कॉपर और 1% निकल। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन है आपकी वो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉयज की जो केमिकल कंपोजिशन है वो एल्यूमिनियम की है आपकी 91.5%, एसएन की है जो हमारी टीन की है वो 6% है, कॉपर की 1% है और निकल की हमारी 1% है। ठीक है, एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉयज केमिकल कंपोजिशन एल्यूमिनियम का है 91.5%, टीन का 6% है, कॉपर का हमारा 1% है, निकल का 1% है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन इज यूज अलॉन्ग विद दीज। स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन भी यहाँ पे इसको मिलाया जाता है। द माइक्रोस्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ निकल एल्यूमिनियम, कॉपर एल्यूमिनियम इन द मैट्रिक्स ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन भी यहाँ पे ऐड किया जाता है एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय के अंदर, जो कि जनरली आपका है निकल एल्यूमिनियम है, कॉपर एल्यूमिनियम है आपका। तो दैट इज योर एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस है, फेयर कन्फर्मेबिलिटी है आपका टू जनरल के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चलता है ये। गुड जनरल का मीन साफ्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। गुड एबिलिटी टू एम्बेडेड डर्ट है, गुड सीजर रेजिस्टेंस है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। दीज एलॉयज फाइंड एप्लीकेशन इन बीयरिंग इन डीजल इंजन एंड ट्रैक्टर्स। जो एल्यूमिनियम एलॉय के जो बीयरिंग होते हैं वो आपके डीजल इंजन में जनरली देखने को मिलते हैं या फिर ट्रैक्टर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर और आपके डीजल इंजन के अंदर। नेक्स्ट हमारा कॉपर बेस्ड एलॉयज। कॉपर बेस्ड एलॉयज केमिकल कंपोजिशन है जो हमारी कॉपर बेस्ड एलॉय की वो है आपकी दैट इज योर कॉपर बेस्ड एलॉयज। केमिकल कंपोजिशन हमारी कॉपर है 80 to 85%, और जो हमारा एक तरह से टीन है आपका वो 10 to 15% है, लीड आपका 10% है। ठीक है, कॉपर बेस्ड एलॉयज के अंदर आप देख सकते हैं तो केमिकल कंपोजिशन है आपका कॉपर का है वो 80 to 85% है, और जो आपका लीड है वो आपका है 10 to 15%, और जो आपका टीन है वो आपका 10 to 15% है। लीड 10% है और जो आपका टीन है वो 10 to 15%। The term covers a large number of copper alloy with varying percentage of tin, zinc and lead. Bronze is one of the oldest known bearing material. Bronze, it is easily worked as good corrosion resistance, is reasonably hard. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका कॉपर बेस्ड एलॉय होते हैं वो जनरली ब्रॉन्ज होता है हमारा, जो आपका बीरिंग बनाने में यूज होता है मोस्टली। ठीक है, ब्रॉन्ज के हमारे बीरिंग आपके बनते हैं। समझ आ रही है मेरी लैंग्वेज सभी को भी? हेलो 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 हेलो। यस यस सर। हाँ, तो ये जो कॉपर बेस्ड जो एलॉय होते हैं हमारे वो जनरली आपके होते हैं जो कॉमन मटेरियल यूज होता है हमारा बीरिंग बनाने के लिए, दैट इज ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बीरिंग मटेरियल, जिसके अंदर 80 to 85% कॉपर है, टीन है और आपका लीड भी है। क्या क्या एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं? इजीली वर्कड है, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है, रीजनेबली हार्ड है आपका। ठीक है, कॉपर बेस्ड एलॉय।
ब्रोंज टीन ब्रोंज 10 to 14% टीन है, रिमाइंडर इज कॉपर, is used in the machine and engine industry for bearing bushes made for thin-walled drone tubes. Copper-based alloy are employed for making bearing required to resist heavier pressure such as railway. तो बीरिंग जो हाई हैवी प्रेशर से जो सब्जेक्टेड जो बीरिंग रहते हैं वहाँ पे भी कॉपर बेस एलॉय के बीरिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये जनरली रहता है। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर बेस एलॉय। सिल्वर बीरिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ 0.3 to 0.5 mm लेयर ऑफ सिल्वर ऑन ए स्टील स्पोर्ट सेल। तो सिल्वर काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील का एक सेल लेते हैं, उसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं सिल्वर का, ठीक है। कोटिंग करते हैं स्टील के ऊपर हम, जिसके बीच में हम इंटरमीडिएट लेयर बनाते हैं आपकी कॉपर या निकल की, ठीक है। उसके बाद एक 0.203 mm की जो लीड की एक लेयर है वो भी डिपोजिट यहाँ पे कर देते हैं। हीट ट्रीटमेंट एट 180 डिग्री सेल्सियस। दिस कवरिंग लेयर एड इन इम्प्रूविंग द रनिंग इन प्रॉपर्टीज एंड द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर लेयर। तो यहाँ पे देखो जो सिल्वर बेस्ड जो एलॉय होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, स्टील का एक केज लेते हैं, सेल लेते हैं, उसके ऊपर हम कॉपर और निकल का एक लेयर चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर हम स्टील का एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लीड का एक लेयर वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे हमारा बेरिंग आपका तैयार हो जाता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं आप। दीज आर हाईएस्ट प्राइस एलॉय, मैंने आपको बताया था काफ़ी कॉस्टली है आपका। दीज आर हाईएस्ट प्राइस एलॉय है, एम्प्लॉयड फॉर वेयर अदर मटेरियल डू नॉट प्रोड्यूस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। तो ये आपकी स्पेशल एप्लीकेशन या स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं हमारे। दीज एलॉय आर यूज ऑन द कनेक्टिंग रोड बीरिंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि सिल्वर बेस्ड जो बीरिंग होते हैं आपके वो एयरक्राफ्ट में ही जनरली यूज होते हैं, जो आपकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है आपका, ठीक है। नॉन मेटालिक बीरिंग होते हैं आपके, नॉन मेटालिक मटेरियल होते हैं जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन से बीरिंग बनते हैं हमारे, लो लोड की एप्लीकेशन के लिए यूज होता है जनरली। नायलॉन भी हमारा बीरिंग के लिए यूज होता है आपका, टेफ्लॉन, नायलॉन और ये आपका। तो ये नॉन मेटालिक बीरिंग होते हैं, जो मटेरियल होते हैं वो आपके जनरली हैं, टेफ्लॉन है, नायलॉन है आपका। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी लो होता है टेफ्लॉन का, ठीक है। और जो हमारा नायलॉन होता है उसका भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका ड्राई फ्रिक्शन के अंदर लो होता है काफ़ी, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जहाँ पे लाइट लोड की एप्लीकेशन होती है वहाँ पे हम नॉन मेटालिक बीरिंग भी यूज़ कर लेते हैं। तो सबको समझ आया भाई ये? हेलो सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? क्या बेटा? सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हेलो, हाँ आप बताइए क्या है? हेलो सर, क्या होता है? हेलो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक रेशियो होता है बेटा, म्यू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना हमारा, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मीन्स है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे लगा हुआ है दो मेंबर्स के बीच में, ठीक है। जो हमारा इसका रेशियो होता है ना म्यू, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग जो हमारा लोड होता है ना, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली वैल्यू होती है हमारी, जो जनरली एक तरह से जो फ्रिक्शन का जो अमाउंट रहता है टू पार्ट्स के बीच में, जब दो पार्ट्स हमारे एक तरह से कंटेक्ट में आते हैं ना, तो वहाँ पे एक वैल्यू हम हमारी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो रेशियो होता है हमारा, जो जनरली आपका नॉर्मल रिएक्शन अपॉन जो हमारा लोड होता है उससे हमारा बनता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन का मीन्स है जैसे आप साफ्ट और जो आपका एक तरह से जो बीरिंग है वहाँ पे आप उसको रिवॉल्व करवा रहे हो, तो साफ्ट क्या करेगा, साफ्ट आपका रिवॉल्व करेगा बीरिंग के अंदर, तो उसके अंदर जब वो बीरिंग के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उसमें क्या होगा, वो उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की मीन्स जो उसका एक तरह से जो मटेरियल है वो एक रिएक्शन वहाँ पे पैदा करेगा, तो रिएक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। मीन दोनों के जो रबिंग होगी ना, उस रबिंग को ही हम नोट कर लेते हैं, जो डिपेंड करता है आपका बीरिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और आपका जो रिवॉल्विंग स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपका नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है।
नॉर्मल रिएक्शन का मीन्स है जैसे आप जितने लोड के साथ आप किसी भी बॉडी पे उसको प्रेस करते हो तो वो एक नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पे देता है आपका, ठीक है। तो ये जनरली Yes, sir. आपका एक मेजरेबल अमाउंट है फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए, एक वैल्यू है हमारी जो फ्रिक्शन को मेजर करती है जनरली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम मेजर करने के लिए जो एक यूनिक वैल्यू का यूज़ करते हैं वो हमारी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है, जिसको हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो इसका डेफिनेशन Thank you, होता sir. है आपका वो रहता है हमारा जनरली जो रेशियो है आपका ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशियो रहता है हमारा जनरली। हमारा जो ये होता है आपका म्यू से इसको डिनोट करते हैं हम, F/N होता है हमारा, फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन होता है आपका ये, ठीक है। फोर्स अपॉन नॉर्मल, फोर्स या लोड मान लो आप, ठीक है, लोड मान लो या फिर उसको नॉर्मल रिएक्शन मान लो, ठीक है। एक साइड पे आपका लोड रहता है, एक साइड पे आपका नॉर्मल रिएक्शन रहता है, ठीक है। F/N से इसको हम लिखते हैं जनरली, आपका लोड अपॉन नॉर्मल रिएक्शन होता है। लोड का मीन्स है जो जैसे जो शाफ्ट आप बीरिंग के अंदर रिवॉल्व करवा रहे हो वो वहाँ पे लोड की तरह कार्य कर रही है, और जो बीरिंग का मटेरियल है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो ना। जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है Yes, sir. वो जनरली आपका इसको डिनोट करता है कि आपका जो शाफ्ट आप रिवॉल्व करवा रहे हो बीरिंग के अंदर, तो वो शाफ्ट क्या है वहाँ पे फोर्स की तरह काम कर रही है, Overload है. और जो आपका एक तरह से बीरिंग मटेरियल है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पे उसको दे रहा है, जिससे मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। Yes, yes, sir. Thank you, sir. देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बता सकता हूँ, दैट इज योर, तो हमारा जो बीरिंग मटेरियल का जो टॉपिक था भाई आज का वो यहाँ पे ओवर हो चुका है आपका, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ, बीरिंग मटेरियल आपका यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो बीरिंग मटेरियल के हमने विषय में हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है व्हाट इज बीरिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ बीरिंग मटेरियल्स। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लें, सभी के सभी इसको रिवाइज कर लेना अभी सभी को, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द लिसनिंग। Thank you, sir. थैंक यू भाई। अभी मैं एक बार अटेंडेंस भी ले लेता हूँ आपकी, अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार, 2 मिनट।